उस दिन तारीख थी 16 जुलाई 2015। भोर का समय था। नित्य मॉर्निंग वॉक करने वाले इक्का दुक्का लोग सड़कों पर आ गए थे। खेतरपाल मंदिर के सामने से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी थी। मेगा हाईवे पर बाईं तरफ सड़क किनारे एक युवा महिला की औंधी लाश पड़ी थी। लाश देखकर एक राहगीर ठिठका और स्थिति को समझकर मोबाइल से थाना पुलिस को इसकी सूचना दे दी। अज्ञात लाश की सूचना थाना प्रभारी सीआई विजय सिंह को मिली तो वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। एक राष्ट्रीय अखबार के प्रतिनिधि अखबार वितरण व्यवस्था का जायजा लेकर घर लौट रहे थे। उन्हें लाश मिलने की सूचना मिली तो वह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस मृतका की पहचान का प्रयास कर रही थी। नरेश ने उसकी पहचान कर दी। बरसों पहले मृतका उनकी बिल्डिंग में किराएदार के रूप में रही थी। पत्रकार ने मृतका की पहचान पुष्पा पत्नी कुमार के रूप में की। पहचान होने के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। प्रथम दृष्टया यह मामला दुर्घटना का लग रहा था। संभवतः मृतका किसी वाहन की टक्कर से हाईवे पर गिर गई थी, जिससे उसका सिर फट गया था। लेकिन घटनास्थल पर मिले हुए साक्ष्य कुछ और ही कह रहे थे। जिस जगह पर पुष्पा का शव मिला था, उसके पास मिट्टी में छोटे वाहन के टायरों के निशान दिख रहे थे। पुष्पा के शरीर पर टक्कर का कोई निशान नहीं था। पुलिस को लगा कि मृतका की हत्या कहीं और करके लाश को यहां फेंक दिया गया है, ताकि मामला सड़क दुर्घटना का लगे। पुष्पा की मौत का मामला संदिग्ध लग रहा था। बाल की खाल निकालने वाले माने जाने वाले सीआई विजय सिंह मीणा ने इस मामले को एक चैलेंज के रूप में लिया। विजय सिंह ने मामले के खुलासे के लिए एसआई छोटूराम तिवाड़ी, कांस्टेबल सुखदेव सिंह बेनीवाल, रीडर अमर सिंह, लक्ष्मी, अमनदीप व संदीप को शामिल करके एक टीम बना ली। सुखदेव बेनीवाल का शहर में ही नहीं, देहात क्षेत्र में भी मुखबिरों का सशक्त नेटवर्क था। एसआई छोटूराम व सुखदेव ने मेगा हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। अथक प्रयासों के बाद एक हार्डवेयर शॉप पर लगे कैमरे में पुष्पा दिखाई दी। वह संभल कर सड़क पार कर रही थी। कैमरे के इस दृश्य को दोनों पुलिसकर्मियों ने जांच अधिकारी से साझा किया। जांच टीम ने विचार विमर्श के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि पुष्पा ने जितनी सावधानी से सड़क पार की थी, ऐसे में वह सड़क हादसे की शिकार नहीं हो सकती थी। पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाने के लिए मेगा हाईवे के 2 किलोमीटर के लंबे दायरे को खंगालना शुरू किया। एक वर्कशॉप में लगे कैमरे की फुटेज में एक पिकअप गाड़ी दिखाई दी। 10 मिनट के अंतराल में 3 से 4 बार आने जाने से पिकअप संदिग्ध के दायरे में आ गई। एक बार पिकअप एक झाड़ी के पास रुकी तो झाड़ियों में छिपा एक शख्स पिकअप के पास आता दिखाई दिया। यह दृश्य भी कैमरे में कैद हो गया था। सुखदेव का एक मुखबिर जो पुष्पा के ही मोहल्ले में रहता था, ने भी जांच टीम को एक सुराग दिया। सुराग के मुताबिक पुष्पा और उसके पति की जरा भी नहीं बनती थी। उसका पति कुमार सूरतगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह कभी कभार अपने 2 बच्चों के लिए रावतसर आ जाता था। उधर दुर्घटनास्थल पर पुष्पा के शव की पहचान करने वाले पत्रकार नरेश घटनास्थल से सीधे पुष्पा के घर गए। कुमार और पुष्पा का सगा भाई कालूराम घर में ही मिले। उन्होंने पूछा, अरे कुमार, पुष्पा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वह? अंकल, वह मंदिर गई थी, आती ही होगी, कुमार ने जवाब दिया। नरेश पुष्पा के भाई कालूराम को साथ लेकर सीधे मोर्चरी पहुंचे। कालूराम ने मृतका की पहचान अपनी बहन पुष्पा के रूप में कर दी। कालूराम की तहरीर पर थाने में अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। श्रवण 4 दिनों से रावतसर में ही था, जबकि कालूराम 2 दिन पहले ही रावतसर आया था। पुष्पा कौन थी और बेमौत क्यों मारी गई, यह जानने के लिए हमें 1.5 दशक पीछे लौटना पड़ेगा। पुष्पा श्रीगंगानगर निवासी पृथ्वीराज की बेटी थी।
सन 2001 में पुष्पा की शादी हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली गांव निवासी हरलाल टाक के बेटे सीताराम टाक से हुई थी। सीताराम का ममेरा भाई था कुमार। कुमार रातवसर तहसील के गांव सरदारपुरा खालसा में रहता था। कानून की पढ़ाई कर रहे कुमार के परिवार की माली हालत अच्छी थी। कुमार एक दिन अपने भाई सीताराम से मिलने बाइक से मसीतावाली आया। उस वक्त सीताराम खेतों पर गया हुआ था। दरवाजा पुष्पा ने खोला। जी कहिए, पुष्पा ने पूछा। सीताराम भैया से मिलना था, मैं सरदारपुरा से आया हूं। मेरा नाम कुमार है, जवाब में कुमार ने बताया। आइए बैठिए, आपके भैया खेतों पर गए हैं। आते ही होंगे। कुमार आंगन में पड़ी कुर्सी खिसकाकर किचन के सामने ही बैठ गया। सुगठित देह, उभरे वक्षस्थल वाली पुष्पा सुंदर लग रही थी। मीठे बोल और सलीके का उच्चारण करने वाली पुष्पा कुमार के दिल को छू गई। वह बैठा बैठा पुष्पा के सौंदर्य का रसपान करता रहा। तभी पुष्पा 2 प्यालों में चाय लेकर आ गई। लीजिए, चाय पीजिए। कुमार चाय पीने लगा। पुष्पा भी प्याला उठाकर पालाथी मारकर कुमार के सामने बैठ गई। कुमार चाय समाप्त करते ही बोल पड़ा, भाभी जी, आपने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। यह आपके हाथों का कमाल है या आपकी भावनाओं का? मैं आपकी चाय का मुरीद हो गया हूँ। लगता है अब चाय पीने हर रोज आना पड़ा करेगा। मना किसने किया है देवर जी? मेरा दरवाजा आपके लिए 24 घंटे खुला रहेगा, समस्ता ने कहा। पुष्पा से उसका मोबाइल नंबर लेकर कुमार लौट गया। उससे हुई संक्षिप्त मुलाकात के आगे कुमार ने भाई से मिलना जरूरी नहीं समझा। 1 साल बीतते बीतते पुष्पा बिल्कुल बदल गई। प्यार मोहब्बत तो दूर, वह पति सीताराम की उपेक्षा तक करने लगी। नतीजतन घर में कलह रहने लगी। इस कलह में कुमार की चाहत और उसकी वकालत ने आग में घी का काम किया। शादी के 2 साल बाद ही कुमार के उकसाने पर पुष्पा ने सीताराम के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न व दहेज मांगने का आरोप लगाकर अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके बाद पुष्पा अपने मायके लौट गई। इन हालात में पुष्पा व कुमार के बीच पनपे प्यार ने अपनी राह पकड़ ली थी। कुमार की चाहत पर पुष्पा उसके बुलाए स्थान पर पहुंच जाती थी। सामाजिक व पारिवारिक वर्जनाएं उन दोनों के सरेआम मिलन में बाधक बन रही थीं। आखिर कुमार और पुष्पा एक दिन अपने अपने घरों से फुर्र हो गए। जब पास का पैसा खत्म हो गया तो 10 दिन बाद दोनों घर लौट आए। लेकिन दोनों के घर वालों ने उनसे नाता तोड़ लिया। इसी बीच अदालत से सीताराम और पुष्पा का विधिवत तलाक हो गया। तब तक पुष्पा एक बच्ची की मां बन गई थी। पुष्पा व कुमार अब निरंकुश हो गए थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह रावतसर में रहने लगे। कुमार बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चला रहा था। इसके साथ साथ वह अपनी वकालत की पढ़ाई भी कर रहा था। इसी बीच पुष्पा एक बेटे की मां और बन गई। दूसरी ओर कुमार ने एलएलबी तथा एलएलएम की डिग्री हासिल कर ली। मात्र सेक्स को जीवन का मूलमंत्र मानने वाले कुमार और पुष्पा का प्यार अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। बच्चों की ट्यूशन से होने वाली आय में उसके खर्चे मुश्किल से पूरे होते थे। महंगाई के जमाने में तन्हाली से 2 से 4 हुए पुष्पा कुमार खुदगर्ज बन गए थे। तब सन 2014 में को रावतसर में ही छोड़कर सूरतगढ़ चला गया और वहीं रहकर बैंकिंग सर्विस की कोचिंग लेने लगा। पुष्पा रावतसर में अपने 2 बच्चों के साथ किराए के एक कमरे में तन्हाली में जीवन गुजार रही थी। बाद में मजबूरी में उसने विवाह शादियों में बर्तन साफ करने का काम शुरू कर दिया। साथ ही दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा दिया। आर्थिक हालात में मामूली सुधार होते ही उसने घर में ही खाने के टिफिन तैयार करने का काम शुरू कर दिया। साथ ही अकेले रह रहे 2 से 3 अधिकारियों और कर्मचारियों के यहाँ दोनों समय का खाना भी बना आती थी। अब तक पुष्पा 35 साल की हो चुकी थी।
हालातों से लड़ने के जज्बे ने उसे शालीन बना दिया था। बता दें कि सूरतगढ़ में रह रहे कुमार ने पुष्पा से अभी अपने संबंध खत्म नहीं किए थे। वह 2 से 4 महीने में चक्कर लगाकर पुष्पा को संभाल जाता था। कुमार को यह पता चला कि पुष्पा अधिकारियों के घर जाकर खाना बनाती है तो वह बिफर पड़ा। पुष्पा के रहन-सहन में आए बदलाव ने उसके मन में शक का जहर पैदा कर दिया। कुमार ने एक दिन उससे कह ही दिया, पुष्पा, अब तू किसी के घर खाना बनाने नहीं जाएगी। मुझे पता चल गया है कि खाना बनाने की ओट में तू अधिकारियों के यहाँ गुलछर्रे उड़ाती है। गुस्से में कांपते कुमार ने गालियों के साथ पुष्पा को चेतावनी दे डाली। देख कुमार, तूने मुझे अकेली छोड़कर डांटने या कोई बंदिश लगाने का अधिकार खो दिया है। तूने कभी जानने की कोशिश की है कि मैं किन हालात में जी रही हूँ? और हाँ, वैसे भी अगर मैं किसी के साथ मस्ती करती हूँ तो तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अगर तूने भविष्य में मुझे टोका तो मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी। गुस्से में पुष्पा ने कुमार को खरी खोटी सुना दी। पुष्पा के तेवर देखकर कुमार उल्टे पैरों सूरतगढ़ लौट गया। यह बात 4 से 5 महीने पहले की है। पुष्पा कुमार की विवाहिता नहीं थी, फिर भी वह उस पर पाबंदी लगाना चाहता था। चूंकि पुष्पा अपने पैरों पर खड़ी होकर संभल चुकी थी, इसलिए उसने कुमार की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। जो भी हो, वह कुमार के बच्चे की मां तो थी ही, वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे की मां पराए मर्दों की रातें गुलजार करे। इस सब से कुमार का दिमाग घूम गया। उसने जुलाई 2017 में रावतसर के 1-2 चक्कर लगाए। वह घर पहुंचता तो बच्चे बताते कि मां फलां अधिकारी के यहाँ खाना बनाने गई है। कुमार पुष्पा से बिना मिले ही लौट जाता। उसके मन में स्वयं को मिटाने या पुष्पा को मार डालने के विचार आने लगे। वकालत की पढ़ाई वह पूरी कर चुका था। अंत में उसने पुष्पा को मिटाने का मन बना लिया। वह वकील था और उसकी सोच थी कि वह फूल प्रूफ योजना के तहत पुष्पा को ठिकाने लगाएगा, ताकि पुलिस या कानून को उसकी करतूत का पता नहीं चल सके। 2 दिनों तक योजना बनाने के बाद कुमार ने पुष्पा को सड़क दुर्घटना में मारने की योजना बना ली, पर इस योजना को हकीकत में बदलने के लिए उसे एक विश्वसनीय साथी की जरूरत थी। उसने विचार करके अपने साथी अमरजीत सिंह को राजदार बनाने का निश्चय किया। अमरजीत सिंह मूल रूप से रायसिनगर क्षेत्र के चक 38 एनपी का निवासी था। वह सूरतगढ़ में रहकर ट्रांसपोर्ट का काम करता था। अजरजीत सिंह कुमार का खास दोस्त था। कुमार ने अपने मन की बात अमरजीत सिंह को बताई। अमरजीत सिंह जानता था कि कुमार कानून का अच्छा जानकार है, जो भी योजना बनाएगा वह फुल प्रूफ होगी। वह कुमार का साथ देने को तैयार हो गया। वह कुमार की योजना पर सहमत हो गया। यह बात 26 जुलाई 2017 की है। योजना के अनुरूप अमरजीत, जो एक कुशल वाहन चालक था, को किराए की गाड़ी लेकर रावतसर आना था। भोर में पुष्पा जब खेतरपाल मंदिर जाती थी, उसी समय उसे मेगा हाईवे पर गाड़ी चढ़ाकर कुचल डालना था। 27 जुलाई की सुबह कुमार रावतसर आ गया। अमरजीत भी रात में पिकअप लेकर आ गया। अगली सुबह मेगा हाईवे पर निकली पुष्पा इसलिए बच गई क्योंकि उसी समय जयपुर से आने वाली वीडियो बस खेतरपाल मंदिर बस स्टैंड पर पहुंच गई। अगले 2 दिनों तक अमरजीत रावतसर आता रहा, पर कभी हाईवे पर यात्रियों के आगमन या मॉर्निंग वॉक वालों के जमघट के कारण योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। 30 जुलाई की रात कुमार पुष्पा व बच्चों के साथ सो गया। सुबह वह भोर से पहले ही उठकर मेगा हाईवे पर आ गया। भोर में 3:30 बजे अमरजीत सिंह भी पिकअप लेकर आ गया। 4 बजे के आसपास पुष्पा मंदिर जाने के लिए मेगा हाईवे पर पहुंच गई। झाड़ियों में छिपे कुमार ने उसी क्षण अमरजीत को घंटी मार दी। सुनसान गली में खड़ी पिकअप का चालक अमरजीत सिंह जल्दी से मेगा हाईवे पर पहुंच गया।
सुनसान मेगा हाईवे पर शिकार नजर आते ही अमरजीत ने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। तेजी से आई पिकअप की टक्कर से पुष्पा हवा में उछलकर सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी। पुष्पा की खोपड़ी फट गई थी, जिससे उसका ज्यादा तादाद में खून निकल गया और उसने उसी समय दम तोड़ दिया। कुछ दूरी जाकर अमरजीत पिकअप लेकर लौट आया। तब तक झाड़ियों से निकलकर कुमार भी मेगा हाईवे पर आ गया था। अमरजीत ने कुमार को गाड़ी में बिठाया और उसे मोड़कर घटनास्थल पर पहुंच गया। दोनों ने गाड़ी से उतरकर पुष्पा का जायजा लिया। निश्चल पड़ी पुष्पा की मौत हो चुकी थी। कुमार दबे पांव अपने घर पहुंचकर बिस्तर में दुबक गया, जबकि अमरजीत पिकअप लेकर सूरतगढ़ लौट गया। फुल प्रूफ योजना के तहत पुष्पा को मौत की नींद सुलाने वाले कुमार व अमरजीत योजना के क्रियान्वयन से खुश थे। दोनों को उम्मीद थी कि उनका जघन्य अपराध कभी भी जगजाहिर नहीं होगा। लेकिन वकालत की पढ़ाई कर चुका कुमार इस तथ्य से अनजान था कि उनका कृत्य सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। यह एक ऐसा अकाट्य साक्ष्य था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। इसी कैमरे की फुटेज से कुमार के कृत्य का भंडाफोड़ हुआ। समस्ता व कुमार के बीच बढ़ी दूरियों से कुमार संदिग्ध बनकर पुलिस रिकॉर्ड पर आ चुका था। पुष्पा के अंतिम संस्कार के बाद कुमार भूमिगत हो गया था, पर कांस्टेबल सुखदेव बेनीवाल के मुखबिरों के नेटवर्क के आगे वह बौना साबित हुआ। 10 अगस्त को पुलिस ने कुमार को अमरजीत के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने षड्यंत्रपूर्वक कुमार को मार देने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रावतसर के सीजेजेएम रविकांत सोनी की अदालत ने पुलिस की मांग पर दोनों हत्यारोपियों का 4 दिनों का पुलिस रिमांड दे दिया। पुलिस ने इस केस की प्राथमिकी में भादंवी की धारा 302, 120 बी और जोड़ दी। इस अवधि में आरोपी अमरजीत सिंह ने वारदात में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी पुलिस को बरामद करवा दी। पूछताछ में पता चला कि अमरजीत का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पूर्व में भी उसके खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया था। 16 अगस्त 2017 को पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। वकालत की पढ़ाई कर चुके नासमझ कुमार और पुष्पा को मिटाकर अपना और अमरजीत सिंह का भविष्य तो अंधकारमय बना ही दिया। पुष्पा के दोनों बच्चे भी बेसहारा हो गए।